देखिए इस चैनल पे रोज़ सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमज़ोर है, वीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। फ्रांस के तर्ज पर संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हीं को ही संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर के सेनापति कौन थे, तो मानसिंह थे, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। यह युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। देखिए मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम और आसफ खान कर रहे थे। ठीक है, और महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए नाम में वर्ष होने के कारण अक्सर लोग इसे समय का मात्रक समझ लेते हैं, लेकिन यह अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी को मापने का मात्रक है। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। और याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में बोले तो ये 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी सब कुछ हो ही रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग या समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग के सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग, रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण भी हुई थी। ठीक है, और इसके पहले भारतीय गवर्नर सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिसको शॉर्ट में सीडी देशमुख लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। देखिए अध्यादेश क्या है, देखिए जनरली जो है कानून बनाने का काम संसद करती है, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिल करके। लेकिन जब संसद सत्र में नहीं होती है, और देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के एक कानून बनाती है, उसी को अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 देती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना तुरंत
आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकती है। अब देखिए, राज्यों के राज्यपाल को भी ऐसा शक्ति प्रदान किया गया है और ये शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत प्रदान किया गया है। देखिए, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने कितने समर्थकों के साथ यह यात्रा की थी? तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था और गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की थी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए आश्रम वासियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक 240 मील की यात्रा पैदल शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स महबूब उल हक ने जारी की थी। ठीक है, महबूब उल हक ने विकसित की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के सहयोग से HDI की शुरुआत की थी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत की थी। अब देखिए, इसे UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर साल जारी किया जाता है और इसके 3 मुख्य सूचक हैं: जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवाने अर्ज किस प्रकार का विभाग था और इसकी स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो देखिए, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, बलबन ने मंगोलों आक्रमण का मुकाबला करने और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग को और मजबूत किया तथा सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र या बाजार में किया जाता है? तो देखिए, बुल और बियर का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, बुल और बियर का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब होता है तेजरिया, वह निवेशक होता है जो मानता है कि बाजार में शेयर की कीमत ऊपर बढ़ेगी या जाएगी। ठीक है, और बियर का मतलब होता है मंदरिया, वह निवेशक होता है जो मानता है कि बाजार या किसी शेयर की कीमत नीचे गिरेगी। ठीक है, जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं? तेजरिया। जब शेयर की कीमत गिरेगी तो क्या बोलते हैं? मंदरिया। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब देखिए, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति और तोप खाने का प्रयोग करा। ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग करा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने करी थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जातियों और महिलाओं के अधिकारों तथा शिक्षा के प्रचार के लिए की थी। ठीक है, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। ठीक है, याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। देखिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देती है अनुच्छेद 32। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो याद रखिएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेस यानी कि करों के वितरण का सुझाव देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा माजुली जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है और भारत का पहला द्वीप जिला भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से जितनी भी जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। ठीक है, याद रखिएगा नाथुला दर्रा यह एक प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। इसे सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन
की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी ईओ ह्यूम ने की थी, लेकिन इसके पहले अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और ये भाग 4 के 1 में है और अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब देखिए, इसका आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य किस अंग का, यानी कि कौन सा अंग करता है? तो ये किडनी करती है। ठीक है, वृक्क हिंदी में कहते हैं इसको। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को फिल्टर शुद्ध करने का काम किडनी करती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, किडनी में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। किडनी का काम क्या है कि रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको निकालती है और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। याद रखिएगा, हृदय केवल रक्त को पंप करता है, जबकि फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाते हैं। ठीक है, हृदय केवल रक्त को पंप करता है और फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाते हैं। ठीक है, और रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, और उस समय दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। ठीक है, 20 रुपए। अब देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दिया था। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, पूर्व में औरंगाबाद, ठीक है, यानी कि औरंगाबाद इसका नाम था। ठीक है, अब जो है छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, जिले में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं।
देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। इसका उपयोग खाना पकाने और एंटाएसिड यानी कि पेट की एसिडिटी कम करने के रूप में भी किया जाता है। और याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने के सोडा। और याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, कट गया है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन बी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी कहने का मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है, जिसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। देखिए यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ नाम यहाँ पे याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा संविधान सभा में राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में जन गण मन राष्ट्रगान, ठीक है, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को और वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए कि राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था, ठीक है, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे चटर्जी की जगह पे चट्टोपाध्याय भी हमने देखा है, तो बंकिम चंद्र आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है और यह दुनिया में 2/3 एक सींग वाले गेंडे का घर है ना, दुनिया में 2/3 एक सींग वाले गेंडों का घर है, यानी कि दुनिया का 1/3 गेंडा जो है वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है। और एक चीज याद रखिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोज सुबह 5 बजे इस चैनल पे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो आप लोग इस चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका जीके जीएस उतना ही जल्दी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।